नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर नहीं, मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई खबर नहीं, मीडिया बढ़ती हुई शिक्षा यानी महंगी होती हुई शिक्षा की कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। वह दोपहर करीब 3 बजे अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने 41 जिला और महानगर अध्यक्ष अहमदाबाद में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है जो 45 दिनों में आला कमान को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। राहुल गांधी कल अरावली जिले के मोडासा में आईएनसी के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य जिला कांग्रेस समितियों और उनके अध्यक्षों को सशक्त बनाकर और जवाबदेही की एक नई प्रणाली शुरू करके पार्टी संगठन को मजबूत करना है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पहले गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा था कि पार्टी से उन कुछ लोगों को निकालने की जरूरत है जो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। अहमदाबाद में पार्टी अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि हमारे संगठन में काफी बैठकें हुई, हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाए जाने की शक्ति बनाए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य के अधिकारों को बढ़ाने के लिए मंगलवार को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। इस समिति को उन मामलों को फिर से स्टेट लिस्ट में लाने की सिफारिश करने का भी काम सौंपा जो पहले राज्य सरकार देखती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। समिति में पूर्व अधिकारी अशोक शेट्टी और MU नागराजन भी शामिल होंगे। इस समिति की अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक और अंतिम रिपोर्ट 2028 तक पेश की जानी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि इसका मकसद तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना और केंद्र सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज मंगलवार को पैदल ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। ईडी ऑफिस जाते वाड्रा ने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं, देता रहूंगा। केस में कुछ है ही नहीं। 20 बार गया हूं, 15-15 घंटे बैठा हूं। मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर कहते हैं कि दोबारा डॉक्यूमेंट्स दो, ऐसे थोड़ी चलता है। इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी है। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने अपने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल बनाती है। कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। कई देशों की इजराइल कंपनियां बोइंग के बनाए गए प्लेन का इस्तेमाल करती है। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वार के बीच 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दी है। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। अब देखना यह है कि चाइना और अमेरिका के इस काम से किसको कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारतीय मीडिया में इसकी कोई खबर न तो आप देखेंगे और न ही इस पर कोई चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे या चर्चा देखेंगे तो सिर्फ ये चर्चा देखेंगे। इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा
पारस एनडीए का साथ आज महागठबंधन में शामिल हो गए। सोमवार को उन्होंने केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। आज उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया। एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। पशुपति पारस एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगे। अभी हफ्ता भी नहीं बीता कि एक और नया विवाद खड़ा कर दिया। 12 अप्रैल को मदुरई के एक कॉलेज में उन्होंने छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवा दिए। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे धार्मिक नारे नहीं लगवा सकता है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद राज्यपाल आर.एन. रवि और स्टूडेंट ने 3 बार जय श्री राम के नारे लगवाए। तमिलनाडु गवर्नर का ये वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया। आर.एन. रवि ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ली है और वह अपनी शपथ में उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करेंगे। वे तमिलनाडु के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करेंगे। राज्यपाल को कॉलेज में साहित्यिक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उन्हें किसी खास धर्म के प्रचारक के तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्हें धार्मिक उपदेश देने के लिए नहीं कहा गया था। वही कांग्रेस विधायक JMH हसन मौलाना ने कहा कि आर.एन. रवि संवैधानिक पद पर है, उन्हें ऐसे काम शोभा नहीं देते। रवि किसी धार्मिक नेता की तरह बोल रहे हैं। वे आरएसएस और भाजपा के प्रचार मास्टर बन गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापे मार रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास भी इसमें शामिल है। सुबह करीब 5 बजे टीमें खाचरियावास के आवास पर पहुंच गई। ये मामला रियल एस्टेट से निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSCL में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पूर्व मंत्री के आवास के बाहर खड़ी समर्थकों की गाड़ी को लेकर आपत्ति जताई। उसी गाड़ी पर खड़े होकर समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ईडी केंद्र के अधीन है, उसे डबल इंजन की सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता है। मेरे परिवार के सदस्यों के यहाँ बेवजह सर्च चल रहा है, हम पूरा सर्च करवाएंगे। ईडी के अफसरों से हमें पूरा सहयोग करेंगे। बीजेपी सरकार को मेरे बोलने से इतना दर्द है कि छापे डलवा दिए। मैं पिछले 1.5 साल से इनके खिलाफ बोल रहा हूँ। जो बीजेपी और इनकी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ये ईडी भेज देते हैं। मैं बोल रहा था तो मुझे भी पहले से पता था कि ईडी तो एक दिन पहुंचेगी ही। यदि पहुंचेगी तो मैं भी तैयार हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल का क्लासरूम की दीवारों पर गोबर का लेप लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला के अनुसार यह रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उन्होंने खुद ही कॉलेज के शिक्षकों के साथ यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में प्रिंसिपल ने बताया कि क्लासरूम को ठंडा रखने के लिए देसी तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके बारे में प्रिंसिपल का कहना यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य की देखरेख में चल रहा है। रिसर्च फिलहाल प्रक्रिया में है। उससे पहले ही उन्होंने गोबर का लेप कर लिया। तो आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि गोबर का लेप जो किया जा रहा है वो उचित है या अनुचित है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना जानकारी के अफवाह फैला रहे हैं। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।